नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्रंप ने यह दावा तो कर दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबको छुड़ा लिया गया, जितने वहां थे वहां छुड़ा लिया गया, लेकिन यह पूरा रेस्क्यू बहुत सारे सवाल खड़े करके गया है और वो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए उस पर थोड़ी सी बात करनी बहुत जरूरी है। पहली खबर तो आपको यह दे दूं कि लैरी जॉनसन, जो फार्मर सीआईए ऑफिसर हैं, यानी सीआईए के अफसर रहे हैं बड़े, उनका कहना है कि 12 क्राफ्ट्स इसमें अमेरिका के गिराए गए हैं। यानी अमेरिका के छोटे बड़े 12 जहाज इस ऑपरेशन में तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। और बाकायदा तस्नीम टीवी ने और ईरान की ऑफिशियल मीडिया ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि 12 जहाज कैसे अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन में खेत रहे हैं, बर्बाद हुए हैं। इनका नाम अगर देखिए तो एक F-15 है, 2 ब्लैक हॉक्स हैं, 2 C-130 हैं, 4 लिटिल बर्ड्स हैं और एक A-10 वॉचडॉग है। और इन सब की कुल मिलाकर जो कीमत है वो $400 मिलियन बताई जा रही है। अब सवाल कई हैं, मैं इस सवाल पर यहां बहस नहीं कर रहा कि वाकई रेस्क्यू हुआ कि नहीं हुआ, लोग बचाए गए कि नहीं बचाए गए। फिलहाल मान लेते हैं कि अमेरिका का दावा सही है, क्योंकि ईरान ने कोई ऐसा दावा नहीं किया है कि उसके पास कोई भी अमेरिकन पायलट या अमेरिकन ऑफिसर है। एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक चेहरा जैसा दिखाई दे रहा है, कंकाल जैसा दिखाई दे रहा है। तो ईरान का दावा है कि एक आदमी यहीं पर मारा गया है। इससे ज्यादा कोई दावा अभी तक ईरान ने किया नहीं है। जो बड़ी बात है, जो मैं समझना और समझाना चाहता हूं, वो ये कि ये जो C-130 गिरा है, C-130 हरक्यूलस कहते हैं, ये किसी भी ऐसे इलाके में जहां रेस्क्यू हो रहा था वहां से 400 किलोमीटर दूर इस्फहान के पास गिरा है। अब जहां रेस्क्यू हो रहा था वहां से 400 किलोमीटर दूर इस्फहान के पास इसके गिरने के दो मानी हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि रेस्क्यू करने के बाद यह निकल रहा हो, लेकिन निकलने में यह इस्फहान के रास्ते निकलेगा, यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक बात है। नक्शा अगर आप देखेंगे तो उल्टा रास्ता यह आपको लगेगा। दूसरी बात यह कि जब यह गिराया गया है तो कहा जा रहा है कि यह जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर था। अब अगर रेस्क्यू करने के बाद निकल रहा था तो जमीन से बहुत कम ऊंचाई की जरूरत नहीं थी, यह जमीन से काफी ऊपर हो सकता था ताकि रेंज में ना आए। तो इस्फहान के पास यह जहाज C-130 हरक्यूलस जिसकी हम बात कर रहे हैं, 400 किलोमीटर दूर इतनी नीचाई पर क्यों उड़ रहा था, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप इस बात को जरा गौर से सोचिए कि ट्रंप लगातार क्या प्लान कर रहा है। ट्रंप की लगातार प्लानिंग यह है कि कैसे भी ईरान के अंदर जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम को उठाकर लाया जाए। और वो यूरेनियम जिन जगहों पर हो सकता है उनमें से एक इस्फहान भी है। तो वहां से यूरेनियम उठाने की यह कोशिश हो सकती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि रेस्क्यू के आड़ में जितने ज्यादा यहां पर जहाज गए हैं, अब आप सोचिए 12 अगर बर्बाद हुए हैं, 12 को ईरान ने गिरा दिया है, तो कितने कुल होंगे? तो अगर इतने सारे जहाज क्या केवल एक आदमी को रेस्क्यू करने के लिए गए थे? मुझे कम से कम यह बात सही नहीं लगती है। अब दावे हो रहे हैं कि रेस्क्यू कर लिया और ऐसे ऑपरेशन हुआ, सीआईए ने यह किया वो किया, वो सब दावे हो रहे हैं। उसके बारे में बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, उसके बारे में अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहुत सारी चर्चा है। मेरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी आर्मी अगर ईरान के अंदर घुसी है, इतने सारे जहाज अगर ईरान के अंदर घुसे हैं और उनमें से कम एक जहाज रेस्क्यू पोजीशन से, जहां रेस्क्यू होना था वहां से 400 किलोमीटर दूर इस्फहान में गुजरा है, तो यह बिल्कुल हो सकता है कि ट्रंप ने रेस्क्यू के आड़ में यूरेनियम उठाने का एक पूरा प्लान बनाया हो और वो प्लान बुरी तरह से फेल हो गया हो। यह बहुत दिनों से हम भी कह रहे हैं और जगहों पर भी कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहता है कि एक स्पेशल मिशन हो जिसमें वहां से यूरेनियम उठा के ले जाए। अब आप सोचिए कि अगर यह मिशन यूरेनियम उठाने के लिए था और अगर यह मिशन मान लीजिए सक्सेसफुल हो गया होता, अगर 25% यूरेनियम भी ईरान से उठाकर वो ले गया होता, तो क्या होता? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती,
उसमें सारे वीडियोस और तस्वीरें दिखाई जाती और ट्रंप दावा कर देता कि हमने सारा यूरेनियम ईरान का निकल लिया है। जो विन सिचुएशन वो ढूंढ रहा है, जो वो चाहता है कि जीत दिखा सके, यूरेनियम के बहाने वो आराम से जीत दिखा देता और जंग खत्म करने की बात कर देता, जो वो चाहता है कि कैसे भी जंग खत्म हो। दावा कर देता अमेरिका में वो कि सारा यूरेनियम हमने उठा लिया, अब ईरान कभी एटॉमिक बम बना नहीं पाएगा, तो वार का जो हमारा एम था वो पूरा हो गया। ये सारा कुछ दावा करके वो अपनी जीत दिखा सकता और मिड टर्म इलेक्शन में एक जीते हुए राष्ट्रपति की तरह जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि यूरेनियम उठाने का, ये मेरा अपना मानना है कि यूरेनियम उठाने का ये सारा प्लान बुरी तरह से फेल हुआ है और इसीलिए बेहद गुस्से में, बेहद चिढ़ के, एकदम सड़क छाप लड़कों वाली भाषा में उसने जो ट्वीट किया है, उसके चलते अमेरिका के अंदर भी उसकी बदनामी हो रही है, जिसमें 48 घंटे की धमकी है, घटिया शब्द हैं, घटिया बातें हैं, जिसको कोट तो मैं नहीं करूंगा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देख चुके होंगे पहले भी उस ट्वीट को, लेकिन मैं बोल के नहीं सुनाने वाला हूं। ट्रंप के पास कोई तमीज तहजीब हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरे बुजुर्गों ने जो तहजीब सिखाई है उसमें वो लफ्ज मैं इस्तेमाल भी नहीं करता। तो पहला टेक मेरा यह है कि यह केवल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जो ईरान से यूरेनियम को उठाने के लिए किया गया था और यह वैसे ही फेल हुआ जैसे किसी जमाने में ऑपरेशन ईगल क्ला फेल हुआ था। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है कि इसके पहले भी अमेरिका ने एक बार रेस्क्यू का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। जब ईरानी रिवॉल्यूशन हुआ था और अमेरिका के 66 जो दूतावास के, उसके एम्बेसी के कर्मचारी थे, उनको बंधक बना के रखा गया था, होस्टेज बना के रखा गया था, तो उन होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए जिमी कार्टर साहब उस जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, एक ऑपरेशन प्लान किया गया था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ईगल क्ला। 5 महीने की पूरी तैयारी हुई थी। 24 अप्रैल 1980 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 6 C-130 थे और 8 RH-53D थे। प्लान यह था कि एक जगह डेजर्ट 1 पे जाएंगे, वहां से रिफ्यूल करेंगे, फिर डेजर्ट 2 पे जाएंगे, वहां से ईरान पर हमला करेंगे और ईरान पर हमला करके जितने भी वहां बंधक हैं, होस्टेज हैं अमेरिकी, उनको छुड़ा ले आएंगे और ईरानी रिवॉल्यूशन को शुरू में ही एक जबरदस्त हार देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि कुछ जहाज खराब हो गए, कुछ जहाज किसी तरह से वहां पहुंचने के बाद पता चला कि इनके पास सिर्फ 4 जहाज बचे हुए हैं। तो कहा गया कि 6 से कम जहाजों में वहां पर हमला नहीं कर सकते। उसके बाद अबार्ट कर दिया गया, पूरा का पूरा ऑपरेशन अबार्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी 2 जहाज आपस में टकरा गए जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक मरे। जिमी कार्टर का उसके बाद से इतना बुरा नाम हुआ अमेरिका में कि उनकी प्रेसिडेंसी चली गई। उसके बाद रोनाल्ड रीगन सत्ता में आए, वो सब अलग कहानी है। तो इसके पहले भी ईरान में एक बड़ा अमेरिकी ऑपरेशन फेल हो चुका है और मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी रेस्क्यू के नाम पर 2 दिन नाटक हुआ है, वो भी अमेरिका का एक फेल्ड ऑपरेशन है। ईरान में अमेरिका बुरी तरह से फेल हुआ है दूसरी बार। हां, एक सवाल जरूर है जिस पर ईरान के जो हुक्मरान हैं उनका भी जरूर ध्यान गया होगा और वो सवाल यह है कि अगर अमेरिका के इतने सारे जहाज आपके देश में इतना डीप पेंट्रेट कर जाते हैं तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है। आगे और भी जहाज आपके मुल्क के अंदर बेरोक टोक घुस सकते हैं। यह आपके एयर डिफेंस की और बाकी सबकी बड़ी नाकामी है, इस पर ध्यान देना होगा। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ईरान ने बाकायदा शिकार किया है, जहाजों को अंदर ऐसी जगह तक आने दिया है जहां वो निशाने पर आ सकें और आने के बाद निशाना लगाया है। ये सच भी हो सकता है और ये आधा सच भी हो सकता है, क्योंकि हम सब ने देखा कि ये जहाज बहुत डीपली पेंट्रेट किए थे और बाकी जहाज बड़े आराम से वापस लौट आए। ये खतरनाक है, खासतौर पर 48 घंटे में जिस तरह की धमकी ट्रंप ने दी है उसके चलते बेहद खतरनाक है, क्योंकि जहाज आकर और बुरी तरह से बम बरसाकर या आपकी कोई इस तरह की चीज उठाकर या किसी खास निशाने पर जिसको आपने बहुत छुपा कर रखा हो वहां निशाना लगाकर आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आज सुबह ईरान ने इसका बदला लिया है और इस बार सीधे तेल अवीव से बदला लिया है। जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि 7 जगहों पर हमला हुआ है।
7 इलाकों में हमला हुआ है। जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो नोट कीजिए, आज तारीख है 6 अप्रैल और मंडे का दिन है। आज की सुबह तेल अवीव में 7 जगह हमले हुए हैं और ये बड़े जबरदस्त हमले हुए हैं। रिहायशी हमलों पे हुए हैं, कुछ फैक्ट्रीज पर हुए हैं और कहा जा रहा है कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए हैं। रबल्स हुए हैं, मतलब कि खंडहर हुए हैं, घर खंडहरों में लोग दबे हुए हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं और कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। तो अगर ईरान के अंदर अमेरिकी जहाज पेंट्रेट कर जा रहे हैं तो ईरान ने भी यह साबित किया है कि तेल अवीव में मनचाहे निशानों पर वो निशाना लगा पा रहा है। और एयर डिफेंस का जो पूरा नाटक था, वो एयर डिफेंस का पूरा नाटक फिलहाल काम नहीं कर रहा है। ना आयरन डोम काम कर रहा है और ना ही अमेरिका से जो थार्ड और पेट्रियाट मिला है वो कायदे से काम कर रहा है। इसीलिए एक तरफ लगातार ईरान हिट कर रहा है, दूसरी तरफ अगर आप नार्दर्न इलाका देखेंगे तो वहां हिजबुल्ला लगातार हिट कर रहा है। वहां से भी आर्मी के एक आईडीएफ सैनिक के मरने की खबर की पुष्टि की है। कितने मारे गए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन एक के मरने को कंफर्म किया है इजराइल ने। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बार बार कहता हूं कितने मारे गए हैं नहीं पता, तो कई लोगों को लगता होगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। पहली बात तो सेंसर है और इजराइल इस बात के लिए जाना जाता है कि वो अपने जो उसके यहां लोग मरते हैं, जो उसके नुकसान होते हैं, उसको घटा के दिखाता है। लेकिन यह सिर्फ माने जाने की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। गूगल पर खोलिएगा प्लेनेट लैब्स। प्लेनेट लैब एक ऐसा लैब है जो लगातार सैटेलाइट इमेज देता रहता है। सैटेलाइट इमेज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आसमान में काफी ऊंचाई से तस्वीरें खींची जाती हैं जिससे बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है कि कहां कितना नुकसान हुआ है। पहले की और बाद की तस्वीरों में आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। पहले की तस्वीर में जहाज खड़ा है और दूसरे में अगर वहां पर आपको ब्लैक ब्लैक सब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब यह कि जहाज को उड़ा दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें आपने पहले बहुत देखी, लेकिन इधर पिछले एक आध हफ्ते से आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि अमेरिका ने प्लेनेट लैब से स्पेशली कहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपना ऑपरेशन बंद कर दो, कुछ दिनों के लिए अपनी तस्वीरों को पब्लिकली दिखाना बंद कर दो। यानी तस्वीरें तो होंगी, अब उनके पास ऑपरेटर्स हैं तो तस्वीरें तो लगातार आ रही होंगी, सैटेलाइट से तस्वीरें खींची जा रही हैं, लेकिन वो तस्वीरें पब्लिक नहीं की जा रही हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके बेसेस और बाकी जगहों पर जो नुकसान हो रहे हैं वो पब्लिकली दिखाई दे, ताकि ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सके, ये दिखा सके कि सिर्फ और सिर्फ ईरान में नुकसान हो रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जबकि खबरें लगातार आ रही हैं कि अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सुबह भी अभी आज भी क्लेम किया है आईआरजीसी ने कि यूएई के अंदर एक अमेरिकी मरीन के हब पर हमला किया गया है और वहां 20-25 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। यह दावा मेरा नहीं है, आईआरजीसी का है। इस दावे को ना कंफर्म करने के लिए मेरे पास कुछ है, ना डिनाई करने के लिए कुछ है, लेकिन यह रिपोर्ट जरूर है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि प्लेनेट लैब्स को इस बात के लिए मना कर दिया गया है कि अपनी सैटेलाइट तस्वीरें लगाए, ताकि अमेरिका के जो नुकसान हैं उन नुकसानों को दिखाया ना जा सके। तो यह काम अमेरिका और इजराइल दोनों कर रहे हैं कि अपना नुकसान बहुत घटा के दिखा रहे हैं। आप जाएंगे अगर उनकी वेबसाइट पे तो 14 लोग मारे गए जो एक बार बताया गया वहीं टिका हुआ है। ऐसा लगता है कि उसके बाद अमेरिका के किसी सैनिक का कोई नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस सेंसर के बावजूद जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जबरदस्त नुकसान हुए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर परसों आपने मेरा वीडियो देखा होगा, यानी 4 अप्रैल का मेरा वीडियो देखा होगा आपने, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान के हमले में बीरशेबा के पास जो हमला हुआ है, जो दिमोना के पास हमला हुआ है, नेगेव के पास दिमोना के पास जो हमला हुआ है, उसमें एक ड्रोन फैक्ट्री को नुकसान पहुंचने की खबर है। उस समय इजराइल ने डिनाई किया था कि ड्रोन फैक्ट्री को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बाद में इजराइल को मानना पड़ा कि ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और दोबारा काम नहीं शुरू कर सकती। यानी इजराइल की एक ड्रोन फैक्ट्री जो ड्रोन बनाती थी, जो इजराइल के आर्मी के काम आता था, ईरान ने 3 दिन पहले उस ड्रोन फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब चूंकि उसके वीडियोस आ गए थे तो इजराइल इस बात से इंकार नहीं कर सका, लेकिन बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं जो बहुत लॉन्ग शॉट से हैं। जाकर मिसाइल गिर रही है, हिट कर रही है, उसके बाद धुएं का गुबार निकल रहा है, यहां तक तो दिखाई देता है, लेकिन किस चीज को हिट कर रही है, किस चीज के धुएं का गुबार निकल रहा है, यह हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी
जो वहां फॉरेन एजेंसी है, वो दूर से वीडियो तो ले पाती है, नजदीक जाकर वीडियो बनाने की या यह बताने की कि किस चीज को नुकसान हुआ है उसको इजाजत नहीं है। और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि इजराइल के बारे में हम बहुत देर से जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं कि वहां क्या नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है कि नुकसान जबरदस्त हो रहा है और एक एक करके धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ड्रोन फैक्ट्री को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ऐसे ही मैं आपको एक और बात बताता हूं, IRGC का दावा था कि वो रोज GCC कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को रोज बता रही है कि आपकी इस जमीन का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमला करने के लिए हुआ है, इस बेस का इस्तेमाल हमला करने के लिए हुआ है। ये सारी कंट्रीज कह रही हैं कि हमारे यहां से हमला नहीं हो रहा है, फिर हमारे ऊपर ईरान क्यों हमला कर रहा है। IRGC का कहना था कि वो लगातार इस बात पे अपडेट कर रही है, इंटेलिजेंस इनपुट दे रही है कि आपके किस इलाके का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के लिए कर रहे हैं। अब IRGC कह रही है तो कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा। लेकिन अब फ्रांस की एक वेबसाइट फ्रांस 24 ने बाकायदा तस्वीरों को एनालाइज करके, डेटा को एनालाइज करके, इंटेलिजेंस को एनालाइज करके यह रिपोर्ट छापी है कि कम से कम एक हमला, जिसे एक हमले को उन्होंने एनालाइज किया है, वो हमला कुवैत की जमीन से किया गया था ईरान पर। यानी IRGC जो बात लगातार कह रही है कि हम गल्फ कंट्रीज पे हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जमीन पर हमला गल्फ कंट्रीज की जमीन और आसमान के इस्तेमाल से हो रहा है, उसको फ्रांस की इस वेबसाइट ने पूरे सबूतों के साथ सही साबित कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर किसी मुल्क की जमीन किसी मुल्क के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल हो रही है तो दूसरे मुल्क को पूरा हक मिल जाता है कि वो उस मुल्क पर हमला करे। अगर कुवैत की जमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई है तो ईरान को पूरा हक है कि वो कुवैत पर पलटकर हमला करे। मैंने यूनाइटेड नेशन का रूल आपको बताया था कि अगर किसी जमीन का इस्तेमाल, किसी मुल्क की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया है तो उसको एग्रेसर माना जाएगा। इधर ट्रंप के उस धमकी के बाद एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है कि क्या वाकई आज रात को बड़ा हमला होगा, ईरान पर बहुत जबरदस्त हमला होगा। उसके पहले बहुत सारी बातें आ रही हैं, जैसे एक्सियोस की रिपोर्ट आई है कि 45 दिन का एक सीज फायर हो सकता है, उसके लिए बातचीत चल रही है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है हम नहीं जानते, पॉसिबिलिटी बहुत कम बताई जा रही है। बातचीत चल भी रही है या अमेरिका बाजार को संभालने के लिए बातचीत की बात आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि एक्सियोस अब मुझे लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता है, जो डायरेक्टली नहीं कहता है, इनडायरेक्टली जो न्यूज फैलाना चाहता है, वो एक्सियोस के माध्यम से फैलाया जाता है। जब भी इस तरह का कुछ होता है, बराक राविट का एक ट्वीट आता है कि ट्रंप से मेरी बात हुई है और बिल्कुल वह ऐसी बात उसके बाद लिखता है जो अमेरिका के हित में जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 45 दिनों का जो सीज फायर की बात की गई है वो बाजार को संभालने के लिए की गई है। मंडे है, बाजार खुलेगा, उसको संभालने के लिए की गई है। लेकिन यह बिल्कुल संभावना है कि आज देर रात ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। सवाल यही है कि ईरान ने इस हमले की कितनी तैयारी की है, क्या यह हमला सफल होगा या फिर कोई बयान आ जाएगा और मामला कुछ और आगे बढ़ जाएगा। ट्रंप ये कहेंगे कि नहीं, बातचीत फिर से पटरी पे आ गई है तो 15 दिन फिर हमने छोड़ दिया है, ये हम नहीं जानते। लेकिन ईरान पर एक बड़ा हमला ट्रंप चाहता है और इसीलिए मेरा मानना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बहाने यूरेनियम उठाने का सारा खेल खेला गया, जो बुरी तरह से नाकामयाब हुआ, और उसी गुस्से में ये सारी बातें लिखी गई और उसी फ्रस्ट्रेशन में ये बिल्कुल मुमकिन है कि आज देर रात ईरान के ऊपर बड़ा हमला हो। ईरान ने उससे बचने के लिए क्या तैयारी की है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अगर ईरान के ऊपर बड़ा हमला होता है, उसके पावर प्लांट पूरी तरह से खत्म किए जाते हैं, ऑयल रिजर्व्स खत्म किए जाते हैं, तो फिर ईरान भी यही सारा कुछ दोहराएगा। इजराइल में और गल्फ कंट्रीज में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, आज 6 अप्रैल की शाम 5 बजे जो मैं वीडियो रिलीज करूंगा उसमें वो बहुत डिटेल में बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।